हाय एस्पेरेंट, आई एम शामिया और स्वागत करती हूँ आपका ब्रेनिक आईएएस में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज चल रही है। लास्ट में हमने पॉलिटिकल सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कवर किया था। तो आइए पढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि आपने देखा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में ट्रेड करने के लिए आई थी, बट वो अब भारत में क्या करना चाहती थी? रूल। तो इसके लिए उसने काफ़ी सारी डिप्लोमेसी एंड पॉलिसीज़ अपनाई थी। सबसे पहले इन्होंने बंगाल में अपनी जो फैक्ट्री थी वो स्टैब्लिश की। देन इन्होंने क्या किया, जो बंगाल के नवाब थे उनको एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले तो इन्होंने प्लासी का बैटल जीता, देन बक्सर, फिर फ्रेंच को हराया इन्होंने, एंड इसके बाद इन्होंने मैसूर को हराया। अब जो इनकी नज़र थी वो किस पे थी? मराठाओं के ऊपर, क्योंकि मराठा ही अब एक अहम शक्ति थे जो उस टाइम तक बचे हुए थे और जो इनके जो एम है भारत पे राज करने को, उसके लिए खतरा साबित हो सकते थे। तो अब इनका एम क्या था? मराठाओं को हराना। तो अब देखते हैं हम एंग्लो मराठा वॉर। तो हम देखते हैं एंग्लो मराठा वॉर्स। तो अब होता क्या है, 1761 में बैटल ऑफ पानीपत होता है। क्या होता है? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। इसमें क्या होता है, जो अब्दाली होता है वो मराठाओं को काफ़ी बुरी तरीके से हराता है, एंड काफ़ी मराठा के जो अहम सरदार थे वो इसमें हार जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो पेशवा होते हैं नाना साहिब, उनको बड़ा सदमा लगता है और उनकी भी मृत्यु हो जाती है, और जो मराठा एम्पायर है वो काफ़ी वीक हो जाता है। एंड वीक होके ये किसमें? फेडरेसी में बढ़ जाता है। सबसे पहले क्या? पूना। पूना में कौन रूल करता है? पेशवा। देन गायकवाड़, ये कहाँ रूल कर रहे हैं? बड़ौदा में। एंड भोसले, ये रूल करते हैं नागपुर में। सिंधिया, ये ग्वालियर में रूल कर रहे हैं। एंड होलकर, ये रूल कर रहे हैं इंदौर में। तो अब होता क्या है, जैसे नाना साहिब की मृत्यु होती है तो अगले जो पेशवा बनते हैं वो बनते हैं माधवराव। लेकिन कुछ समय पश्चात ही इनकी भी मृत्यु हो जाती है और अगले जो पेशवा बनते हैं वो होते हैं नारायण राव। और समय फिर दोहराता है और इनकी भी मृत्यु हो जाती है। इस समय क्या होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। अब होता क्या है, नारायण राव की मृत्यु के बाद जो रघुनाथ राव होते हैं वो स्वयं पेशवा बनना चाहते थे, बट क्या होता है, जितने भी 12 मराठा सरदार थे और नाना फडणवीस थे, वो क्या करते हैं, जो नारायण राव के जो पुत्र होते हैं सवाई माधवराव, उनको क्या करते हैं, उनको पेशवा बना देते। इस बात से जो रघुनाथ राव होते हैं वो काफ़ी चिढ़ जाते हैं और मराठाओं में फूट डल जाती है। अब रघुनाथ राव क्या करते हैं, ये जाते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। क्यों? क्योंकि जितने भी मराठा सरदार थे वो नहीं चाहते थे कि ये पेशवा बने, लेकिन ये अपने पद को नहीं छोड़ना चाहते थे और ये किसी भी हालत में पेशवा बनना चाहते थे। और तो ये अब मदद मांगते हैं किससे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। और वहाँ जाकर ये क्या, एक ट्रीटी साइन करते हैं। और वो कौन सी ट्रीटी होती है? ट्रीटी ऑफ सूरत। ये होती है 1775 में। ये एक ऐसी ट्रीटी होती है जो युद्ध से पहले साइन होती है, युद्ध के बाद नहीं। अब इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, रघुनाथ राव ऑफर करते हैं ब्रिटिश को कि वो सेलसेट और जो बसाइन है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देंगे। किसके लिए? ट्रेड करने के लिए। एंड इसके साथ साथ क्या, जो सूरत और बड़ौच का जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है उसका भी कुछ परसेंटेज किसको दे देंगे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। बदले में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या, रघुनाथ राव को 2500 सोल्जर प्रोवाइड करने हैं
प्लस इनकी हेल्प करनी है किसमें, टू बिकम पेशवा। ये जो ट्रीटी होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कौन सी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी साइन करती है। लेकिन जैसे ही ये बात पता चलती है बंगाल प्रेसिडेंसी को, ये क्या करते हैं, इस ट्रीटी को कैंसिल कर देते हैं और बोलते हैं कि हम इस ट्रीटी को नहीं मानेंगे। और अब क्या होता है, बंगाल प्रेसिडेंसी एक काउंसिल भेजती है और बोलती है अगर रघुनाथ राव को अगर ट्रीटी करनी है तो अब एक नई ट्रीटी साइन होगी। और वो कौन सी ट्रीटी कहलाएगी, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। तो एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। अब क्या होता है, जैसे ही सवाई माधव राव जो होते हैं उनको पेशवा बना दिया जाता है, तो रघुनाथ राव जो होते हैं वो खुद पेशवा बनना चाहते थे। तो अब वो क्या करते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है उससे मदद मांगते हैं और साइन करते हैं ट्रीटी ऑफ सूरत। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो सेल्सेट और बेसिन का एरिया होता है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाएगा ट्रेड के लिए। साथ ही साथ सूरत और बड़ौच का जो टैक्स कलेक्ट किया जाएगा उसमें कुछ परसेंटेज भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाएगा। इसके बदले में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करना है, रघुनाथ राव को 2500 सोल्जर प्रोवाइड करने हैं, साथ ही साथ उनकी मदद करनी है पेशवा बनने के लिए। बट ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ये जो ट्रीटी साइन होती है वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी और रघुनाथ राव के बीच में साइन होती है। बट जो बंगाल प्रेसिडेंसी होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो इसको रद्द कर देते हैं, बोलते हैं ये हम ट्रीटी नहीं मानेंगे। अगर रघुनाथ राव को ट्रीटी करनी है तो अब एक नई ट्रीटी पे साइन किया जाएगा और वो ट्रीटी कहलाई थी कौन सी, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। तो आइए अब इसको देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ पुरंदर, अब ट्रीटी ऑफ पुरंदर में क्या होता है, जो जो बंगाल काउंसिल होती है वो ये कहती है कि हम आपकी तो हेल्प नहीं करेंगे पेशवा बनने में, लेकिन अगर आप चाहें तो हम आपको क्या पेंशन दिलवा सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको पेंशन दिलवा सकते हैं। बट रघुनाथ राव को क्या बनना था, पेशवा बनना था। अब ये जो चल ही रहा होता है तो इसमें एक प्लॉट ट्विस्ट क्या आता है, 1777 में जो नाना फडणवीस होते हैं क्या करते हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को वेस्टर्न कोस्ट पे ट्रेड करने की परमिशन दे देते हैं। अब ये बात किसको बुरी लगती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्यों, क्योंकि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो उनकी राइवल है। तो इस बात पे क्या होता है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो मराठाओं से चिढ़ जाती है और अब होता है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। तो अब क्या होता है, मराठाओं की साइड से जो लेड करते हैं वो होते हैं महादजी सिंधिया। अब ये क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं, ये क्या करते हैं, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उसके जितने भी सारे रास्ते होते हैं उनको क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। इनको एक जगह पे ट्रैप कर लेती है और साथ ही साथ वहाँ पे इनको क्या फूड शॉर्टेज भी इनका करवा देती है। साथ ही साथ जितने भी वहाँ पे वाटर के रिसोर्स थे उनमें क्या करती है, उनमें जहर डलवा देती है। तो अब इससे क्या होता है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो पूरी तरीके से ट्रैप हो जाती है और क्या करती है, 1779 में सरेंडर कर देती है और साइन करती है किस पे, ट्रीटी ऑफ वडगांव पे। अब ये जो वॉर चल रहा होता है ये चल रहा था महाराष्ट्र वाले एरिया में। लेकिन अब क्या होता है, जो बंगाल वाली काउंसिल होती है वो क्या करती है कि दो आर्मी भेजती है। एक भेजती है ग्वालियर, क्योंकि जो महाजी सिंधिया होते हैं वो इस बैटल को लीड कर रहे होते हैं, और एक भेजती है अहमदाबाद, कहाँ, पेशवा के ऊपर। और ये जो दो आर्मी होती हैं ग्वालियर और अहमदाबाद को हरा कर उनको के ऊपर अपना कंट्रोल बना लेती हैं। तो अब इससे क्या होता है, इसमें मराठा हार जाते हैं और जैसे ही मराठा हार जाते हैं तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, इनके साइन करते हैं ट्रीटी ऑफ सलबई 1782। क्या, ट्रीटी ऑफ सलबई साइन करते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो सेल्सेट होता है वो जाएगा किसके पास, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और जो बसाइन रहेगा वो रहेगा मराठा के पास। एंड इसके साथ साथ क्या होता है, ये बोलते हैं मराठा से कि आप किसी भी यूरोपियन कंपनी को
अपने एरिया में ट्रेड करने की परमिशन नहीं देंगे। एंड ये बोलते हैं कि आप रघुनाथ राव हैं उनकी क्या अब हेल्प नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये था फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। ये चलता है 1803 से लेके 1805। 1795 में क्या होता है, पेशवा माधवराव की क्या डेथ हो जाती है। जैसी इनकी डेथ होती है, जो रघुनाथ राव के सक्सेसर होते हैं, कौन, बाजीराव टू, ये क्या करते हैं, खुद को पेशवा बना लेते हैं। अब होता क्या है, इसी टाइम पे क्या होता है, जो नाना फडणवीस होते हैं, जिनकी वजह से जो माधव राव थे वो पेशवा बनते हैं, उनकी भी डेथ हो जाती है। तो अब ये जो बाजीराव पेशवा होते हैं, ये एकदम क्या होता है, इनके ऊपर से कंट्रोल हट जाता है और एकदम फ्री हो जाते हैं। अब जैसे ही नाना फडणवीस की डेथ होती है, जो होलकर होते हैं वो क्या करते हैं, पेशवा से अपना सपोर्ट हटा लेते हैं। और तो इसी बात पे जो बाजीराव टू होते हैं वो चिढ़ जाते हैं और क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, जो जसवंत राव होलकर होते हैं उनकी हत्या कर देते हैं। तो अब इसी बात पे क्या होता है, जो होलकर होते हैं वो पेशवा पे अटैक कर देते हैं और ये शुरुआत होती है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर की। अब जैसे ही पेशवा पे अटैक होता है तो पेशवा मदद मांगते हैं सिंधिया से। अब जो वॉर होता है वो होता है होलकर, पेशवा, और पेशवा की साइड से कौन लड़ रहे थे, सिंधिया। बट होलकर इनको हरा देते हैं और जीत जाते हैं। तो अब ये जो बाजीराव होते हैं, बाजीराव टू, ये क्या करते हैं, ये जाते हैं भाग के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और जैसे ही भाग के जाते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, वहाँ पे ये साइन करते हैं ट्रीटी ऑफ बसाइन। वहाँ पे जाके ये क्या साइन करते हैं, ट्रीटी ऑफ बसाइन। अकॉर्डिंग टू इट ये क्या होता है, अगर ब्रिटिशर्स बाजीराव की हेल्प करते हैं तो बाजीराव इनको क्या करेंगे, ये जो चौथ होता था हैदराबाद पे, इसको क्या करेंगे, रिमूव करवा देंगे। ठीक है, इसके साथ साथ ब्रिटिशर्स ने शर्त रखी, अगर ये वापस से पेशवा बन जाते हैं तो मराठा या हैदराबाद, अगर मराठा और हैदराबाद अगर बीच में बात करना चाहेंगे तो इनकी बात कौन कराएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, तो ये मिडिल मैन की तरह एक्ट करेंगे। अब इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, तो अब ये क्या करते हैं, बाजीराव की हेल्प करते हैं। बाजीराव टू की ये क्या करते हैं, अब हेल्प करते हैं। जो कि अन्य मराठा और सरदार को पता चलता है कि जो बाजीराव टू हैं पेशवा, उन्होंने ब्रिटिश के साथ, जो ब्रिटिशर्स हैं उनके साथ संधि कर ली है। तो ये जितने भी अब सरदार होते हैं वो एक साथ एकजुट होकर इनके विरुद्ध युद्ध करते हैं। तो जो बाजीराव टू और प्लस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है, ये मिलके किसको, अब सिंधिया, भोसले एंड होलकर की कंबाइंड फोर्स को हरा देते हैं। और जैसे ही ये वॉर जीतते हैं तो ये जो क्या करते हैं, जो बाजीराव टू होते हैं, इनसे क्या सब्सिडरी अलायंस ये साइन करवा लेते हैं। तो अब जैसे ही सब्सिडरी अलायंस साइन होती है तो मराठाओं की जो शक्ति होती है वो काफ़ी वीक होती चली जाती है। तो अब लास्ट टाइम क्या होता है, इसी बात पे मराठाओं की जो शक्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो छीन ली जाती है, उसी को वापस पाने के लिए अब होता है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तो हम पढ़ेंगे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। ये चलता है 1817 से लेके 1819 तक। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने जो बाजीराव टू थे उनके साथ क्या कर ली थी, सब्सिडरी अलायंस साइन कर ली थी और सारे मराठा सरदार को हरा दिया था। तो अब ये जो मराठा थे वो क्या चाहते थे कि अपनी जो उनकी पावर है उसको रीगेन कर लें। तो इसलिए अब ये सब एकजुट होकर क्या करते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अब युद्ध छेड़ते हैं। अब जो लास्ट वॉर होता है वो होता है किसके लिए, पावर को रीगेन करने के लिए। तो एक तरफ है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और एक तरफ है पेशवा, सिंधिया प्लस होलकर एंड भोसले। गायकवाड़ ने इनका साथ नहीं दिया था। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, इनकी कंबाइंड फोर्स को हरा देती है। अब सारे जितने भी मराठा हैं और शक्ति विहीन हो चुके हैं।
अब बाद में क्या होता है, जो पेशवाशिप होती है उसको अबॉलिश कर देती है और सिर्फ इनको क्या करती है, सिर्फ पेंशन देती है। किसके लिए, कि आप पेशवा हैं, बस इसलिए अब आपको पेंशन मिलेगी। इसके साथ साथ क्या होता है, पेशवा के साथ होती है युद्ध हारने के बाद पूना की संधि। और इस संधि में क्या होता है कि आप पेशवा का जो टाइटल है उसको क्या कर दिया है, अबॉलिश कर दिया है और अब सिर्फ उनको पेंशन मिलेगी। एंड सिंधिया के साथ होती है ग्वालियर की ट्रीटी। एंड होलकर के साथ होती है मंदसौर की ट्रीटी। अब जैसे ही मराठा हार जाते हैं तो भारत में सिर्फ एक और शक्ति रह जाती है, दैट वाज सिख। तो अब हम पढ़ेंगे एंग्लो सिख वॉर। देखिए, जब तक राजा रंजीत सिंह होते हैं, ये जो ब्रिटिशर्स होते हैं इनके साथ बड़ा डिप्लोमेटिकली सहयोग करते हैं, है ना। लेकिन जैसे ही राजा रंजीत सिंह की डेथ होती है तो ये क्या करते हैं, पंजाब स्टेट को एनेक्स कर लेते हैं और इनके बीच में हो एंग्लो सिख वॉर। एंड ये सेकेंड वॉर में जो खालसा आर्मी होती है वो हार जाती है और जो लास्ट रूलर रहते हैं दिलीप सिंह, इनको पेंशन पे लंदन भेज दिया जाता है और जो पंजाब स्टेट होता है उसको एनेक्स कर लिया जाता है। तो अब सिर्फ भारत में एक ही शक्ति बचती है, वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और अब सही मायनों में स्टार्ट होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन। तो एक बार आप इसको रीड कर लीजिएगा। यह है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एंड नोट्स बना लीजिएगा। यह है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, यह है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, यह है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर एंड इसी में है एंग्लो सेकेंड सिख वॉर। तो आज के लिए बस इतना ही। फॉर मोर कंटेंट फॉलो ब्रेनिक आईएएस।